Good morning, students. Students, I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. As you know, we have discussed this topic in another 2 videos. Today we will just see the summary of this chapter. आज हम सिर्फ इस चैप्टर को शॉर्ट में एक बार और रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आप जानते हैं कि हमारे जो वेदर कंडीशन है वो एक जैसी नहीं रहती. कभी तेज़ धूप निकलती है तो कभी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो कभी क्लाउडी वेदर हो जाता है और कभी ड्राई वेदर हो जाता है. What is weather, students? Weather is the condition of the air at a particular time at a particular place. एक जगह पर एक पर्टिकुलर टाइम पर एयर की जैसी कंडीशन होती है उसे हम वेदर कहते हैं. जैसे अगर गर्म हवाएं चल रही हैं तो हम कहेंगे द वेदर इज़ हॉट. अगर ठंडी हवाएं चल रही हैं तो हम कहेंगे द वेदर इज़ कोल्ड. ठीक है. इसी तरीके से अगर हवा बहुत तेज़ चल रही है, क्लाउडी है, मतलब आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो हम कहेंगे कि वेदर क्लाउडी है. ठीक है. अब वेदर में ये चेंजेस क्यों होते हैं? वेदर में ये चेंजेस अर्थ के पोजीशन की वजह से होती है. अर्थ जो है हमारा अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री सेल्सियस पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से जो सन की किरणें हैं वो सभी पार्ट पर एक बराबर नहीं पड़ती हैं. इसीलिए कहीं पर हॉट वेदर होता है, कहीं पर कोल्ड वेदर होता है. यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जब सन इस पोजीशन पर होता है तो अर्थ की रोशनी इस पर पूरी पड़ती है, केवल इस एक पार्ट को छोड़ के. तो इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीज़न होता है, यानी नए पत्ते निकलते हैं पेड़ों पर, फूल खिलते हैं. और सदर्न हेमिस्फेयर पर ऑटम सीज़न होता है, यानी पतझड़ का मौसम होता है. फिर जब सन इस पोजीशन पे पहुंचता है तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर समर सीज़न होता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं और सदर्न हेमिस्फेयर पे नहीं पड़ती हैं डायरेक्ट किरणें, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, विंटर सीज़न होता है. फिर जब यहाँ पर पहुँचता है सन तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे ऑटम होता है, यानी पतझड़ का मौसम होता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग का सीज़न होता है. फिर यहाँ पर विंटर सीज़न होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे और समर सीज़न होता है सदर्न हेमिस्फेयर पे. What is air? Air is a mixture of gases. एयर क्या है हमारा? अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है. जब हवा मूव करती है, एयर मूव करती है तो उसे हम विंड कहते हैं. जब एयर जेंटली मूव करती है, यानी स्लोली और लगातार मूव करती रहती है, तो उसे हम ब्रीज कहते हैं. जब स्ट्रॉन्ग एयर मूव करती है, स्ट्रॉन्ग विंड मूव करती है, तो उसे हम गेल कहते हैं. और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव करती हैं तो उसे हम स्टॉर्म कहते हैं. अर्थ के चारों ओर एयर की एक थिक लेयर पाई जाती है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर अर्थ को सन की हार्मफुल रेस से बचाने का काम करता है और अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. अब एयर कैसे मूव करती है, विंड कैसे मूव करती है? जब सन की डायरेक्ट रेज अर्थ पर पड़ती हैं तो अर्थ का जो सरफेस है वो गर्म होता है और एटमॉस्फेयर भी गर्म होता है. जब एटमॉस्फेयर गर्म होता है तो एयर गर्म होकर ऊपर उठती है. गर्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ उठती है और उसको सी की तरफ से आने वाली कूल एयर रिप्लेस करती है. इस तरीके से विंड मूव करती है या विंड चलती है. ठीक है. हॉट एयर ऊपर राइज करेगी, उसको कूल एयर रिप्लेस करेगी, तो इस तरीके से एयर चलेगी. नेक्स्ट है सी ब्रीज. जब डे टाइम में सनलाइट अर्थ पर पड़ती है तो जिस लैंड पर पड़ेगी सनलाइट, वहाँ की एटमॉस्फेयर ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से वहाँ की एयर ऊपर की तरफ राइज करती है. और जो वाटर है, वाटर बॉडीज़ में पानी है, जैसे ओशियन, सी, लेक, इनका पानी अर्थ के कंपैरिजन में धीरे धीरे गर्म होता है. तो इसका मतलब इसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो ठंडी रहती है. तो जब वार्म एयर लैंड के ऊपर से ऊपर उठती है तो उसको सी की तरफ से आने वाली कूल ब्रीज रिप्लेस करती है. इसे ही हम सी ब्रीज कहते हैं. इसका ठीक ऑपोजिट होता है लैंड ब्रीज में. नाइट में क्या होता है, अर्थ जो है जल्दी ठंडा हो जाता है और पानी धीरे धीरे ठंडा होता है.
तो अर्थ के ऊपर की जो हवा है वो कूल होती है और सी के ऊपर की हवा गर्म होती है। तो सी के ऊपर की हवा ऊपर की तरफ राइज करेगी और उसको लैंड की तरफ से आने वाली कूल ब्रीज रिप्लेस करेगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। नेक्स्ट है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। जब हीट के वजह से वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और ऊपर की तरफ उठता है और एक साथ इकट्ठा होकर क्लाउड फॉर्म करता है, तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या है? आपने देखा होगा कि जब आप पानी को बॉईल करते हैं फिर आप उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो जो कंटेनर है उसके आसपास पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर वेपर है वो कूल होकर फिर से लिक्विड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या है? वाटर वेपर का कूल होकर फिर से लिक्विड में चेंज हो जाना, यानी वाटर में चेंज हो जाना ही कंडेंसेशन कहलाता है। नेक्स्ट है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसकी वजह से जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो हमारे अर्थ पे मूव करते हैं और कभी भी ख़त्म नहीं होते। जैसे सन के हीट की वजह से वाटर बॉडीज़ का पानी हीट होता है और वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, चेंज होकर वो ऊपर जाएगा। इसी तरीके से प्लांट्स में भी पानी प्रेजेंट होता है जो वो फोटोसिंथेसिस के टाइम में वाटर वेपर में चेंज करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट्स वाटर वेपर रिलीज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन से निकला हुआ वाटर वेपर भी फिर एटमॉस्फेयर में जाता है। तो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन से जो वाटर वेपर रिलीज़ होता है वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाकर कूल होता है और एक साथ इकट्ठा होकर क्लाउड फॉर्म करता है। फिर ये क्लाउड्स विंड की हेल्प से लैंड की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पर रेनफॉल के फॉर्म में अर्थ पर वापस आ जाते हैं। अब ये पानी जो अर्थ पर वापस आ जाता है इसका कुछ पार्ट अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर हो जाता है और कुछ पार्ट वापस से वाटर बॉडीज़ में बहकर चला जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है वाटर के कुछ और फॉर्म्स। आपको पता है कि जब आप सुबह बाहर जाते हैं तो पेड़ पौधों के ऊपर ओस दिखाई देती है। वो ओस क्यों बनती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो बहुत ज़्यादा कूल होकर वाटर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं और प्लांट्स पे ओस की तरह स्टोर हो जाते हैं। इसे हम ड्यू कहते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से वाटर वेपर बहुत कूल हो जाते हैं और वो आइस के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, वो प्लांट्स पर ऐसे जम जाते हैं। इसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं। जब वाटर वेपर बहुत कूल होकर लैंड के पास ही क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं तो उसे हम फॉग कहते हैं। और जब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाकर सडनली कूल होता है तो वो स्नो में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जब क्लाउड में और ज़्यादा स्नो को होल्ड करने की पावर नहीं होती तो वो कॉटन बॉल्स की तरह मुलायम मुलायम बर्फ़ के टुकड़ों में अर्थ पर बरसने लगता है, जिसे हम स्नोफॉल कहते हैं। नेक्स्ट इज़ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। पानी में दो तरीके की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज़। इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो घुल नहीं सकती पानी में, और सॉल्युबल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो पानी में घुल जाती हैं। तो जब पानी में इनसॉल्युबल प्योरिटीज़ होती हैं उनको दूर करने के लिए हम सेडिमेंटेशन का यूज़ करते हैं। सेडिमेंटेशन क्या है? वाटर को एक कंटेनर में फिल करके उसे बिना टच किए कुछ टाइम के लिए छोड़ देना ताकि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाए और साफ़ पानी ऊपर आ जाए। फिर उस साफ़ पानी को हम दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिसे हम डिकेंटेशन कहते हैं। डिकेंटेशन से जो वाटर हमें मिलता है उसमें से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं लेकिन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ नहीं निकल पाती हैं। इन्हें दूर करने के लिए हम पानी को बॉईल करते हैं ताकि उसमें जो जर्म्स प्रेजेंट हैं वो मर जाएं। बॉइलिंग से जर्म्स किल हो जाने के बाद हम उसे एक साफ़ कॉटन के क्लॉथ से या फिल्टर पेपर से फ़िल्टर कर लेते हैं जिससे उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं वो फ़िल्टर हो जाती हैं।
आजकल पानी को प्योरीफाई करने के लिए एक केमिकल का भी यूज़ किया जाता है जिसे हम क्लोरीन कहते हैं। पानी में क्लोरीन को ऐड करके प्योरीफाई करने के प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन कहते हैं। आजकल प्योरीफायर्स का भी यूज़ किया जाता है पानी को फिल्टर करने के लिए। That's it for today's class students. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। Thank you for watching.